नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, आज एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको पार्ट्स में अपलोड करेंगे। तो कहानी है एक गरीब किसान की बेटी की, उसके दुख दर्द की। कहानी बहुत ही अच्छी है, ज़रूर आपको पसंद आएगी, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगले पार्ट्स भी आप इसके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं। आज श्यामू बहुत खुश था, और खुश क्यों ना हो, हमेशा दूसरों की पतंग उड़ाते देखता था। आज इतने दिनों के बाद उसके हाथ पतंग जो लगी थी। ए सीलो, यह देखो मैंने आज पतंग लूटा है। यह तो बहुत बड़ा पतंग है, कहाँ से मिला? सीलो ने भी उमंग से भरकर पूछा। अरे ऐसे ही थोड़ी ना मिला है, बहुत मेहनत किए हैं तब जाकर ये हाथ लगेला है। श्यामू दौड़कर गोलू मोलू के पास जाता है। गोलू मोलू दो बैल हैं। श्यामू गोलू मोलू को ही देखकर बड़ा हुआ। गोलू मोलू तो जैसे उसके प्राण थे। वह जब भी विद्यालय से आता तो सबसे पहले उन्हीं को विद्यालय के सारे समाचार सुनाता। उसके पश्चात ही वह भोजन करता या कोई दूसरा काम जो उसे होता वो करता। देख गोलू, कितनी बड़ी पतंग हाथ लगी है। गोलू भी अपना सिर हिलाकर उसको खुशी से खुश हो जाता था। श्यामू उसके सिर को बड़े प्यार से सहलाता और उसके लिए दलिया, खल आदि का मिश्रण तैयार करता और बड़े प्यार से उसे खिलाता। इधर सीलो गोबर इकट्ठा करती और उसके गोल गोल उपले बनाकर सुखाने के लिए साइड में डाल देती थी। सामू, जा पिताजी और भैया को खेतों में रोटी दिया और लौटते समय हकीम काका से दवाई भी ले आना। अम्मा की खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, अभी जाता हूँ, तू रोटी बांध दे। हाँ, अभी देती हूँ। सीलो हैंडपंप से पानी निकालकर अपने हाथ धोती है और पल्लू से अपने हाथ पोंछकर रोटी बांधने के लिए झोपड़ी में जाती है। झोपड़ी एक तरफ से छत टूटी हुई, दीवारें मिट्टी से बनी हुई, बर्तन भी टूटे फूटे, सामान के नाम पर एक टीन का संदूक, कुछ पुराने कपड़े जो दो खुटियों पर बंधी रस्सी पर टंगे हुए हैं और दीवार पर हनुमान जी की एक तस्वीर लगी हुई है, इस आस में कि संकट मोचन सब संकट हर लेंगे। सीलो के पिताजी एक किसान हैं जो कि खेती करते हैं। उनके पास अब केवल 2 एकड़ जमीन बची है। पिछले साल ही बीज खरीदने और कुछ उधारी चुकाने के लिए उन्होंने अपने खेत का कुछ हिस्सा बेच दिया था। श्यामू अभी 12 साल का ही है। बड़ा भाई रामू 19 साल का हो गया और सीलो 16 साल की। माँ लाली की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब इतनी कमाई तो हुई नहीं कि उसका इलाज करवाया जा सके। गांव में एक हकीम जी हैं, ये ही सबका इलाज करते हैं। सीलो एक कपड़े में रोटी बांध देती है और 2 प्याज रख देती है। आज घर में सब्जी बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जो थोड़े से पैसे थे उससे वह गोलू मोलू के लिए खल खरीद लाई थी। आज कई दिनों बाद बैलों को भी अच्छा चारा नसीब हुआ था। ये ले, पिताजी को दिया, और ये ले 10 रुपये। आते समय हकीम काका से दवाई ले आना, और हाँ जल्दी आना, कहीं फिर से पतंग पतंग लूटने मत लग जाना, ठीक है? हाँ ठीक है। श्यामू खेतों में जाकर भैया को आवाज लगाता है। ए भैया, दीदी ने रोटी भेजी है। अच्छा, आता हूँ। चलो पिताजी, थोड़ा खा लेते हैं। क्या खा लें? अब तक बीज हल जाने चाहिए थे। पता नहीं इस बार वर्षा समय पर होगी कि नहीं। घर में कुछ खाने को नहीं है, कर्ज भी काफी चढ़ गया है। तुम्हारी माँ भी बीमार है, पता नहीं वह जीवित भी बचेगी कि नहीं। ऐसा ना बोलो पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना हो। दोनों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगते हैं। श्यामू हकीम के पास जाता है। काका, माँ की खांसी नहीं रुक रही। अरे मैंने कितनी बार कहा है शहर जाकर अस्पताल में दिखा ले, अब उसकी खांसी मेरे बस की ना है। हकीम एक पुड़िया में दवा बांध कर देता है। श्यामू उसको घर लेकर आता है। सीलो लाली को बड़ी मुश्किल से बिठाती है। माँ, दवा खा लो। लाली बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और बड़े प्यार से शीला को देखती है। तूने खाना खाया? सारा दिन काम करती रहती है, अपना भी ध्यान रखा कर, अब तू बड़ी हो गई है। सुंदर नहीं दिखेगी तो कौन ब्याह करेगा? तुम मेरे ब्याह की चिंता ना करो, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चल दवा खा लो। हट पगली, ऐसे थोड़ी ना होता है, यह तो तुझको एक न एक दिन करना ही होगा। लाली बड़ी मुश्किल से खटिया से उठती है और दवा लेकर के फिर से वापस लेट जाती है। फिर श्यामू की तरफ देखकर कहती है, ए श्यामू, खेत गए थे? हाँ अम्मा, गए थे ना, रोटी देने। सिंचाई का इंतजाम हो गया कि नहीं?
अभी नहीं अम्मा। पिताजी भरोस काका से बात कर किए थे, थोड़ी देर के लिए हमें ट्यूबवेल का पानी दे दे, बदले में चाहे तो किराया ले ले। सो क्या वो कहा? वो तो तैयार है, लेकिन काकी नहीं मान रही। कह रही है कि ज़्यादा देर चलेगा तो हमारा ट्यूबवेल जल जाएगा। देखो इस बार समय से बारिश होती है कि नहीं। तभी सीलो बोलती है, तुम चिंता ना करो अम्मा, भगवान इस तरह निष्ठुर नहीं हो सकता। इस बार वर्षा जरूर होगी और हमारा खेत सफेद सोने से भर जाएगा। रात हो गई, पूरा गांव सो गया, लेकिन दीपचंद की आंखों से नींद कहाँ। वह खटिया पर लेटे हुए आसमान निहार रहा था कि कहीं कोई भूला भटका हुआ बादल का टुकड़ा कहीं से दिख जाए, लेकिन आसमान तो बिल्कुल साफ था। सितारे टिमटिमा करके चमक रहे थे। पूर्णिमा का चांद दीपचंद को ऐसा लगता जैसे वह अपनी रोशनी से खेतों को सुखा रहा हो। सितारे उसकी बर्बादी का जश्न मना रहे हो। वह बेचैनी से खटिया पर कभी इधर करवटें बदलता, कभी उधर, तो कभी खड़े होकर बेचैन आत्मा को इधर उधर टहलाने लगता। सुबह होते ही श्यामो विद्यालय जाने के लिए तैयार होता। जाने से पहले वह गोलू मोलू से जरूर मिलता और अपने हाथ से उन्हें घास खिलाता। ए गोलू, जानता है आज हमारी गणित की परीक्षा है, तू देखना इस बार भी मैं अव्वल रहेगा। गोलू उसकी हर बात पर सिर हिलाता, जैसे वो सब समझ रहा हो। तुम्हें क्या लगता है मोलू, क्या इस बार बारिश होगी? मोलू भी सिर हिला देता है और उसकी गर्दन में बंधी घंटी टन टन करके बजने लगती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शामू जैसे ही जाता है, तभी एक बड़ी सी सफेद रंग की एसयूवी उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। दीपचंद हाथ जोड़कर दौड़ते हुए आता है। मालिक, कैसे आना हुआ? मुझे बुला लेते। मैंने सोचा तुम्हें क्या बार बार बुलाना। आज मैं खुद ही आकर के देख लेता हूँ क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मालिक? आप तो सब जानते हैं, पिछले साल बारिश नहीं हुई, बहुत बुरी हालत है। लेकिन तुम्हारी बुरी हालत के बारे में सोचूंगा तो अपना धंधा कैसे करूंगा? मेरी मजबूरी भी तो समझा करो। मालिक, दया करो। तभी साहूकार की नज़र सीलो पर पड़ती है। ये तुम्हारी लड़की है ना? हाँ मालिक। बड़ी हो गई है, कब शादी करोगे? लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर सबको तो मोटा दहेज भी चाहिए। अब आप तो जानते ही हैं, पैसा होता तो मैं आपका उधार न चुका देता। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं यह सब सुनने के लिए नहीं आया हूँ। अभी मेरा पैसा चुका दे जल्दी से। साहूकार इतना कहकर वहां से चला जाता है। दीपचंद दुखी होकर अपने झोपड़े में आता है। फिर आया था। हाँ, कह रहा था जल्दी उधारी चुका दो। अब मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा? तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं? तुम जैसा सोचो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दीपचंद अपने खेतों में काम करने चला जाता है। लाली अपने बड़े बेटे रामू से कहती है, बेटा रामू, जा अपने मामा से 1 लाख रुपए मांग के ले आ। लेकिन अम्मा, क्या मामा इतने पैसे दे देंगे? अब एक बार तो पूछना पड़ेगा। तभी बाहर कुछ शोरगुल की आवाज़ आने लगती है। क्या हुआ रामू? पता नहीं अम्मा, जाकर देखता हूँ। रामू बाहर निकलकर लोगों से पूछता है, क्या हुआ भाई, इतना शोरगुल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, आज तड़के ही हीरालाल ने पेड़ से लटक करके आत्महत्या कर ली। क्यों? क्यों चाचा, क्या हुआ? सुनने में आया है कि साहूकार का कर्जा बहुत बढ़ गया था और इस साल बोने के लिए बीज भी नहीं खरीद सका, इसलिए तंग आकर आत्महत्या कर ली। अच्छा नहीं हुआ। बेचारे किसान अब कर भी क्या सकते हैं? देखो भगवान और क्या क्या दिन दिखाएंगे। रामू एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर सोचने लगता है कि अपने ही घर की स्थिति कौन सी बहुत बड़ी अच्छी है। मेरा घर भी तो कर्ज में पूरा डूबा हुआ है। बहन की भी शादी करनी है। बैलों के लिए ठीक से चारे का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। ट्यूबवेल के लिए दफ्तर गए थे तो वहाँ भी बाबू घूस मांग रहे हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कभी बारिश समय पर होती है, अगर हो गई तो पौधों को कीड़े खा जाते हैं। बगल वाले राम भरोस काका का अच्छा है, उन्होंने 2 साल पहले ही ट्यूबवेल लगवा लिया। उनकी खेती तो अच्छी हुई थी। इस साल तो जुताई के लिए उसने ट्रैक्टर भी खरीद लिया। हम ही लोग मर रहे हैं। रामू दुखी मन से उठता है और सोचता है, चलो मामा से बात करते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दें। सीलो अपने पुराने बक्से में फटी पुरानी किताबें निकालती है और उन दिनों को याद करने लगती है जब वह स्कूल जाया करती थी। वह पढ़ने में सबसे आगे थी।
गणित और विज्ञान उसके प्रिय विषय हुआ करता था। उसने गणित की प्रतिस्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और उसका सर्टिफिकेट आज भी उसने सहेज कर रखा है। परंतु घर की आर्थिक तंगी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी एक सहेली है जिसका नाम कमला है, जो बगल वाले पड़ोसी राम भरोस की बेटी है। उसने अभी-अभी हाई स्कूल पास किया है, लेकिन अफ़सोस सीलो केवल 7वीं तक ही पढ़ सकी। सीलो अपनी पुरानी पुस्तकों को पढ़ रही थी, तभी कमला आती है। चल सीलो, यहाँ क्या कर रही है? चलो सरोवर चलते हैं। नहीं, अभी नहीं जा सकती, अम्मा बीमार है, उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे थोड़ी देर के लिए चलते हैं। और तू ये पुरानी किताबें क्यों देख रही है? तू तो अब स्कूल भी नहीं जाती है। तुम्हारे लिए कितना अच्छा है ना कि तुझे अब परीक्षा देनी ही नहीं पड़ती और कम नंबर आने पर डांट भी नहीं पड़ती। नहीं कमला, तू जानती है पढ़ना लिखना मुझे कितना पसंद था। चल छोड़, तू नहीं समझेगी। अच्छा तो हम लोग सरोवर चलें? तू बार बार सरोवर जाने की जिद क्यों कर रही है? क्या बात है, किसी को बुलाया है क्या? कमला शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो जरूर है, नहीं तो तू बार बार सरोवर जाने की जिद ना करती। हाँ, मुकेश कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है। अच्छा तो ये बात है, तो सीधे सीधे कहती क्यों नहीं कि मुकेश से मिलने जाना है? अच्छा रुको, अभी माँ को बता कर आती हूँ कि हम लोग सरोवर जा रहे हैं। रामू अपने मामा के घर पहुंचता है। मामी रामू को देखकर बहुत खुश होती है। मामी के केवल 2 लड़कियां हैं, तो वह रामू को अपना पुत्र ही मानती है। वह रामू के लिए जल्दी जल्दी कुछ खाने के लिए बनाने लगती है। और रामू, गांव में सब ठीक है ना? और लाली कैसी है? ठीक है मामी, बस खांसी नहीं रुक रही। अरे तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ मामी, वो हम लोग बहुत कहे अम्मा से कि डॉक्टर को दिखा ले, पर वो किसी की कुछ सुनते ही नहीं। तभी मामा बाहर से आते हैं। वह भी रामू को देखकर बहुत खुश होते हैं। कहाँ गए थे मामा जी? अरे पंडित जी ने एक लड़का बताया था सपना के लिए, उससे मिलने गए थे। अच्छा, तो क्या लड़का पसंद आया? नहीं, लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा है और फिर परमानेंट जॉब भी नहीं है। और तुम बताओ कैसे आना हुआ? हमारी बहन तो ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और दीपचंद? जी, पिताजी बहुत परेशान हैं। क्यों? वो साहूकार बहुत परेशान कर रहा है। मामा समझ जाते हैं कि रामू क्यों आया है। तुम चिंता ना करो। कितना पैसा चाहिए? 1 लाख। आज श्यामू गणित के टेस्ट में पूरे नंबर पाकर बहुत खुश था। वह दौड़ते दौड़ते घर आता है और सबसे पहले गोलू मोलू से मिलता है। जानता है गोलू, आज परीक्षा में हमें पूरे 10 में से 10 मिले। मास्टर जी बहुत खुश थे। उन्होंने हमें इनाम में ये पेन दी है। गोलू अपना सिर हिलाकर अपने गले में बंधी घंटी को जोर जोर से बजाता है। श्यामू उसे प्यार से सहलाता है और उसके बाद वह अपनी अम्मा के पास बताने के लिए जाता है। लाली अपने बच्चों की उपलब्धि से खुश होती है। मामा रामू को बाजार लेकर जाते हैं। वहाँ उसको एक दुकान से उसके लिए कपड़े खरीदते हैं। फिर बैंक जाते हैं। वहाँ से उसको 1,50,000 का कैश निकाल कर देते हैं और साथ ही एग्रीकल्चर वाली दुकान से उसके लिए एक डिबलर मशीन भी खरीद कर देते हैं। मामा यह क्या है? अरे यह डिबलर मशीन है, इससे बीज बोया जाता है। इसमें एक स्टील की चोंच होती है जो तैयार जमीन पर हल्के दबाने पर एक खड्डा कर देती है। मशीन को थोड़ा और दबाने पर बीज वाले बॉक्स से बीज निकलकर गड्ढे में चला जाता है। बीज गिरते ही वह चोंच और फैल जाती है और ऊपर खींचते ही वह बीम से ढक जाता है। समझे कि नहीं? हाँ मामा जी समझ गया, यह तो बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है अब तू जा और पैसे ध्यान से रखना। प्रणाम मामा जी। सीलो और कमला दोनों सहेली सरोवर पर पहुंचती हैं। उनको बैठे हुए आधा घंटा हो गया। तुमने अपनी अम्मा को मुकेश के बारे में सब कुछ बताया कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं बताया, सोचती हूँ अब बता दूँ। हाँ जल्दी बता दे, कहीं देर ना हो जाए। तभी कमला को मुकेश आता हुआ दिखाई देता है। वह देख, मुकेश आ रहा है। आज मैं उससे पूछ लूँगी कि वह हमसे ब्याह करना चाहता भी है कि नहीं। हाँ, तुमने ठीक सोचा है। कहो मुकेश भैया, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। नहीं सीलो, तू बस 5 मिनट बैठ, मैं भी तेरे साथ चलूँगी।
शीलो वहीं थोड़ी दूर पर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है और इधर कमला मुकेश से पूछती है, क्यों मुकेश, बहुत दिन बाद गांव आना हुआ? फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम बहुत आ गया था। अच्छा, तो अब छुट्टी मिल गई, तो अब क्या इरादा है? कैसा इरादा? अरे कुछ हमारे बारे में सोचो। सोचे हो कि नहीं? कब करोगे शादी की बात? जब हमारे बाबूजी हमारी शादी कहीं और कर देंगे तब? शादी की बात करने के लिए ही तो आया हूँ गाँव। सच? हाँ, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? कमला थोड़ा शर्मा जाती है। अच्छा, तो शादी के बाद तुम हमको शहर घुमाओगे? हाँ, क्यों नहीं? हम तो तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? हाँ, हमारी अम्मा हमें ढूंढ रही होगी। दीपचंद साहूकार का सारा पैसा चुकाने उसकी कोठी पर जाता है। क्या बात है दीपचंद, इतनी सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों आया है? मालिक, मैं तो आपका पैसा लौटाने आया था। अच्छा, ये इतना पैसा कहाँ से आया है? कहीं से उधार लिए हैं? अच्छा ठीक है, कितना पैसा लाया है? 1 लाख मालिक। और बाकी के 2 लाख? वो मालिक फसल बिक्री के बाद दे दूंगा। ठीक है, अब जा अपना काम कर। तो दोस्तों, यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी और आगे जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होता है, क्या बाकी के 2 लाख रुपए वापस कर पाता है कि नहीं, और अगर नहीं कर पाता है तो फिर सेठ क्या करने वाला है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।